तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। क्या आप भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं? AKTU बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का, जिसका आपका सिलेबस है पैथोफिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से वो क्वेश्चन है जो आपसे आपकी परीक्षा में, आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। चलिए देखते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिनको आपको जरूर तैयार करके जाना चाहिए। देखते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए जो आपके क्लासमेट हैं, जो आपके जूनियर हैं। यदि आपके जूनियर हैं इस टाइम पर सेकंड सेमेस्टर में, तो आप सभी लोग यह वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं। तो आता है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आता है पैथोफिजियोलॉजी का, आपका सिलेबस में बता देता हूं आपका सेकंड सेमेस्टर का। व्हाट आर द टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम? टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम क्या है? कौन से हैं वो आपके टू टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम जो है वो कौन से हैं, नेमली कौन से हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक लूप, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव होता है। आखिर ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहाँ पे आप देखेंगे, या फिर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आपको किस जगह पर दिखेगा, किस केस में दिखेगा? तो चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म में आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दिखता है, और निगेटिव फीडबैक सिस्टम आपको लाइक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में दिखता है। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको पहला क्वेश्चन आपको तैयार हो चुका है, फीडबैक सिस्टम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा गया है। AKTU के एंड सेमेस्टर एग्जाम में करीब करीब आप मान के चलिएगा 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी क्या है? रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेंकाइमा सेल ऑफ एन ऑर्गन व्हिच वाज वन नॉर्मल सेल इज कॉल्ड एट्रोफी। यानी कि क्या होता है आपका एट्रोफी? क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है नंबर और साइज ऑफ पैरेंकाइमा सेल में किसी भी ऑर्गन के, व्हिच वाज वंस नॉर्मल इज कॉल्ड एट्रोफी होता है। ठीक है, यहाँ पर ओ मिसिंग है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में, तो उतना आप समझ जाएंगे। एग्जांपल इसका क्या है, किस ऑर्गन में आपका हो रहा है? जैसे कि आपका एड्रीनल ग्लैंड जो है बिकम स्मॉलर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। मतलब एड्रीनल ग्लैंड, जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है? स्मॉलर हो जाती है शॉर्टली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद वो छोटी हो जा रही है। ठीक है, उस केस में आप एट्रोफी कंडीशन को देखते हैं। फिर बात आती है डिफाइन COPD। COPD क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है। आखिर ये डिजीज है क्या, इसके बारे में आप लिखेंगे जब डिफाइन COPD आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका लगातार रिपीट हो रहा है, तो डिफाइन COPD के बारे में हम जानते हैं। COPD इज क्रोनिक इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, लंग डैमेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एयर सैक। मतलब ये एल्वियोलाई के लिए है, आपका लंग के केसेस में हो रहा है। क्रोनिक इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, लंग डैमेज हो जाएगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा, मतलब स्वेलिंग हो जाएगी ऑफ द एयर सैक्स, एल्वियोलाई में। चलिए देखते हैं। 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2 मार्क के तैयार हो चुके हैं, और 2 मार्क के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं आपकी परीक्षा में, आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम में। बीफॉर्म के सभी स्टूडेंट इस चीज को ध्यान दें, जब आप लिख रहे होंगे तो छोटे क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं एग्जामिनर एक इमेज बनाता है कि आपने आखिर क्या लिखा होगा। तो इसीलिए आपको 2 मार्क के क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। फिर यहाँ पर आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 4th नंबर का है। व्हाट आर द कॉज ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज? इस्कीमिक हार्ट डिजीज क्या है? लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। पिछले वर्ष का भी क्वेश्चन आप उठा के जब देखेंगे आप पिछले वर्षों के पेपर को, वहां पे ये क्वेश्चन आपको लगातार दिख जाएगा। एक कंडीशन which occurs when the major blood pressure vessel supplying blood, oxygen and nutrient to the heart become damaged is termed as ischemic heart disease or coronary artery disease। यानी कि वह कंडीशन जिसमें क्या हो रहा है, मेजर जो ब्लड वेसल हैं वो में जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई हो रही है और न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो रही है, वो आपकी क्या हो जा रही, डैमेज हो जा रही। और टर्म एज उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, या फिर उसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोल सकते हैं। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये आप भूलेंगे नहीं, इस्कीमिक हार्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ कंडीशन इन व्हिच द बोन मैरो प्रोड्यूसेस अनयूजुअली लार्ज, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स सच एज RBC आर टर्म मेगालोब्लास्ट। यानी कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वह होगा, वह कंडीशन होगी जब जो बोन मैरो है आपकी, आपको पता होगा कि बोन मैरो में क्या होता है, आपका RBC का प्रोडक्शन होता है, वो क्या होगा, अनयूजुअली लार्ज हो जाएगी, स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा, इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, जो बोन मैरो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अनयूजुअली लार्ज, स्ट्रक्चरली अबनॉर्मल और इमेच्योर आरबीसीज को प्रोड्यूस करेगा। उसी को हम बोलेंगे क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, बोन मैरो जो नॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस करता है उसकी जगह पे वो लार्ज यानी कि बड़ी, स्ट्रक्चरली उस एबनॉर्मल होगा, यानी कि जो उसका ओरिजिनल शेप होता है उस शेप की आरबीसी नहीं होगी। उसके साथ साथ इमेच्योर रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो
आरबीसी आपकी प्रोड्यूस होगी वो मेच्योर नहीं होगी। सच आरबीसी आर टर्न मिगेलोब्लास्ट्स। इन आरबीसीज को आप क्या बोलोगे, ये मिगेलोब्लास्ट बोलोगे, ठीक है। ये हो गया मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मैंने आपको बता दिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एनलिस्ट द टाइप ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर को आप जानेंगे। द मेजर टाइप ऑफ कैंसर आर कार्सिनोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा, लिम्फोमा, उसके बाद ल्यूकेमिया। ये आपका क्या होता है, टाइप ऑफ कैंसर होता है, जिसको आपको इनलिस्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लगातार पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद आता है आपका 7th नंबर का क्वेश्चन। तो 7th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है, द मेन काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस इज डिफिशियंसी ऑफ ओस्ट्रोजन इन फीमेल्स और एंड्रोजन इन मेल्स। आपका मेल के कंडीशन में क्या हो रहा है, एंड्रोजन की डिफिशियंसी हो रही है, और आपका फीमेल के केस में क्या हो रहा है, ओस्ट्रोजन का डिफिशियंसी हो रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपका अगला क्वेश्चन के अगला पॉइंट, जो मेन काज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस आप पढ़ रहे हो। आफ्टर मेनोपास के बाद फीमेल हैव हाई रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फीमेल में मेनोपास के बाद जो आपका फीमेल होती है उस पर हाई रिस्क होता है किसके होने का, ओस्टियोपोरोसिस होने का। क्यों, क्योंकि लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन जो है वो चेंज हो जाता है, एबनॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, उसकी वजह से। बात आती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। आप इस क्वेश्चन को जरूर बताएं, मेरे बताने से पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो खैर मैं बताऊंगा, नहीं पता है तब भी बताऊंगा। टाइफाइड फीवर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी से होता है। इट इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड और वेस्ट से आपका होता है। जो भी चीज़ें होंगी जो आप कंटामिनेटेड फूड खाओगे या फिर वाटर पियोगे, ठीक है, यहाँ पर वेट लिखा गया, ये वाटर होगा, तो कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर के थ्रू आपको टाइफाइड होता है। और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए यदि आप लिख लेते हैं तो पीडीएफ में कोई गलती है तो मैं बता भी दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि पीडीएफ जो है वो हमारी टीम के लोग बनाते हैं तो वो कोई भी गलती कर सकते हैं, इसीलिए आपको जो भी सुधार है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसीलिए आप इस चीज़ को सुधार कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस इज। तो क्या हो जाएगा आपका कॉजेटिव एजेंट, क्या होगा सिफिलिस के लिए, ट्रिपोनेमा पैलिडम, जो आपका होगा कौन होगा इसके लिए, कॉजेटिव एजेंट होगा। द बैक्टीरिया दैट काजेस सिफिलिस, जो इसको सिफिलिस को काज करेगी यही बैक्टीरिया है, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडम आपका। सिफिलिस इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, यानी कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, काज्ड बाय द बैक्टीरियम ट्रिपोनेमा पैलिडम। इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ वन पर्सन टू another person by a direct contact with syphilitic sore known as चांकर, इसे हम बोलते हैं। जो आपका कैसे हो रहा है, एसटीडी है, और वो आपका कैसा हो रहा है स्टूडेंट्स, ये आपके किसके थ्रू हो रहा है, पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। उसके बाद होता है क्या, डिफाइन एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या है, तो एसिडोसिस इज एसिड which more acidic condition involving accumulation of causes the body fluid pH to become compared to normal। pH जो होगा वो 7.41 हो जाएगा, तब इस कंडीशन को हम बोलेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कुछ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, नेम क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। क्या होता है, रूबर हो जाता है यानी कि रेडनेस हो जाता है, ट्यूमर हो सकता है, स्वेलिंग हो जाएगा, यानी कि साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या है, इन्फ्लामेशन के लक्षण क्या है। कैलर हो जाएगा यानी कि हीट होगा बॉडी, और उसके बाद आपको क्या होगा, डायलर यानी कि पेन होगा। इसी को हम बोलते हैं कि क्लिनिकल साइन है इन्फ्लामेशन का। 12th नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो है राइट रोल ऑफ इन्फ्लामेशन। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कई वर्षों तक लगातार पूछे गए, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो राइट रोल ऑफ इन्फ्लामेशन, रोल ऑफ इन्फ्लामेशन इज टू एलिमिनेट द इनिशियल कॉज ऑफ सेल इंजरी, क्लियर आउट नियरटिक सेल एंड टिश्यू एंड इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। इट स्पीड्स अब द हीलिंग प्रोसेस। इन्फ्लामेशन इज गुड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। देखिए इन्फ्लामेशन बहुत अच्छा भी होता है कुछ केसेस में, जब आपकी बॉडी स्वेल कर, जैसे आपको मान लीजिए चोट लगी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी, चोट लगने के बाद क्या हुआ, वो स्वेल कर गया। स्वेल करने का मतलब ये है कि वो आपके इंटरनल आर्गन को डैमेज होने से बचा रहा है, ठीक है। आपकी बॉडी ऊपर से स्वेलिंग हुई, बट वो इंटरनली जो है बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, जो स्वेलिंग हो जाती है। तो इसीलिए इन्फ्लामेशन गुड होता है, क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा स्वेलिंग हो रही तो वो गलत ही है, कुछ केसेस में स्वेलिंग का भी अपना एक फ़ायदा है। अब यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द वाउंड हीलिंग। वो आपका क्या है, लिस्ट हम करेंगे यहाँ पर, जो फैक्टर आपके अफेक्ट कर रहे हैं वाउंड हीलिंग को, यानी कि जैसे ऑक्सीजनेशन में इन्फेक्शन, एज, स्ट्रेस, ये सभी प्रोसेसेस हैं जो आपके फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं वाउंड हीलिंग को। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन ब्रीफ। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होगा, रिफर्स टू टिश्यू डेथ
ऑफ हार्ट मसल मायोकार्डियम काज्ड बाय इस्कीमिया द लैक ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू मायोकार्डियल टिश्यू। जो ऑक्सीजन है वो मायोकार्डियल टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी, उसी को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि आपका डिस्क्राइब करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में और वही आपका डिस्क्राइब किया गया। ये है इसका आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? ये इज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई एन एस नहीं। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स अ डिसऑर्डर इन हुई सीवियर चेस्ट पेन अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। तो एंजाइना पेक्टोरिस में स्टूडेंट्स क्या होगा? ऐसा डिसऑर्डर जिसमें चेस्ट पेन होगा। क्यों होगा ये चेस्ट पेन? क्योंकि मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड नहीं पूरी हो रही, उसकी वजह से आपका ये होता है। फिर उसके बाद आता है डिफाइन अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा इज बिकम इन्फ्लेम्ड अ कंडीशन इन व्हिच अ पर्सन्स एयरवे नैरो स्वेल एंड प्रोड्यूस्ड एक्स्ट्रा म्यूजिक which make it difficult to breathe। अस्थमा वो कंडीशन है जहां पर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। कैसे? उस कंडीशन में पर्सन का जो एयर वे नैरो हो जाएगा आपका, उसके बाद स्वेल कर जाएगी और प्रोड्यूस होगा एक्स्ट्रा म्यूजिक, जिसकी वजह से क्या होता है ना, अस्थमा में आपने देखो ना एक्स्ट्रा म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। कैसे? सांस की आवाज आती है। which make it difficult to breathe, जो उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर उसके बाद बात आती है अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आप जानते होंगे, जहां पर ब्लड कोई भी कट लग गया ना तो ब्लड लगातार बहता रहता है। इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली। ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं होता है। यदि चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी छोटा सा भी कट लग गया ना तो ब्लड आपका बहता ही रहेगा। यदि आप हीमोफिलिक पर्सन है या कोई भी हीमोफिलिक पर्सन आपके आसपास होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी कि उनको इंजेक्शन देना होता है। यदि उनका कोई भी कट लग जाता है, उनके ब्लड लगातार बहते रहते हैं, ब्लड लॉस कंटिन्यूसली होता रहता है। व्हेन ब्लड डज नॉट क्लॉट, ब्लड जब नहीं क्लॉट करेगा नॉर्मली, सो एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर्स आफ्टर एनी इंजरी और इवेंट डैमेज, या किसी भी डैमेज के केस में यह क्यों होता है इसके बारे में भी दिया गया है। इट इज ड्यू टू, जो आपका फैक्टर होगा 9th फैक्टर जो होगा, एंड क्लॉट साइंस ऑन फैक्टर 8 रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्लॉथिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका जो एक्टिविटी है आपके क्लॉटिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्लॉटिंग। हीमोफीलिया इज ओमेना मैन इन मेल्स देन फीमेल। मतलब ये आपका जो हीमोफीलिया है वो एक तरीके से क्या होता है, ये आप समझ सकते हैं। देखो हीमोफीलिया जो है वो एक तरीके का डिसऑर्डर है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है इसमें हो जाती है जब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। इस केस में आपको क्या करना होगा? इस केस में आपको इंजेक्शन वगैरह लेना होता है, तभी आपके ब्लड रुकते हैं। फिर उसके बाद आता है डिफाइन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, जहाँ पर क्या होता है? एबनॉर्मल HB हो जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, उसका शेप एबनॉर्मल हो जाता है। काजेज द RBC टू डिस्टार्ट एंड अटेन सिकल लाइक शेप। और जो आपका एनीमिया है उस केस में जो आपका हीमोग्लोबिन होगा, आपकी जो RBC होगी वो डिस्टार्ट कर जाएगी और इसका जो शेप होगा वो सिकल शेप हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेम डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। ऐसे डिसऑर्डर जो सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं कौन से हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और उसके साथ ही गाइनोकोमेस्टिया। ये आपका डिसऑर्डर है जो सेक्स हार्मोन की वजह से होता है। क्लियर है? 90th क्वेश्चन तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जा रहे हैं AKTU के बी फॉर्म के एग्जाम में, लगातार पूछे जा रहे हैं आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स। ये पैथोफिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ अपने सभी क्लासमेट के पास शेयर करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स की वीडियो आपके लिए ला पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें तो सबसे पहले जो अब अगला क्वेश्चन अपना आता है, सबसे पहले क्या सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है पेप्टिक अल्सर। क्या होता है पेप्टिक अल्सर? इट इज पेप्टिक अल्सर इज आल्सो नोन एज स्टमक अल्सर। ये कौन सा अल्सर है? आपका स्टमक अल्सर है। सोर ऑन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन द लाइनिंग of stomach, small intestine or esophagus. A peptic ulcer in the stomach is called a gastric ulcer. यदि ये पेप्टिक अल्सर स्टमक में है तो इसे हम कौन सा अल्सर बोल सकते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर भी बोल सकते हैं। यहाँ तक ये 20 क्वेश्चन आपके आई थिंक तैयार हो गए होंगे, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए। नोट करने के साथ साथ ये PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी यदि थोड़ी बहुत करेक्शन थी मैंने आपको बताया, और भी यदि कुछ लगता है मुझे तो मैं करेक्ट कर दूंगा और 2-4 क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को तुरंत आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगा आपको यह वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।